नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य से और शिक्षा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टोटल 35 प्रश्न पढ़ेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसके बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो इसके मैं लेके आऊंगा इस पार्ट के, जिसमें आपको ये समझना है कि अगर इन तीनों पार्ट में आपके जो 35 प्रश्न हैं, उनमें से अगर आपके 20 या 20 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं हर वाल मतलब प्रत्येक वीडियो में, तो समझो आपकी आराम से 80+% बनेगी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल आईओएस। इसका सही जवाब है दोस्तों एंड्रॉइड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल। ये तीनों ही क्या होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। गूगल प्ले स्टोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप बोलेंगे गूगल प्ले स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सर क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक स्टोर होता है। क्या होता है मित्रों? स्टोर होता है जहां से आप एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपके सामने है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हों, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन लाना होगा? अर्थात आपके एमएस एक्सेल में कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स में 40 से ज्यादा नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं कि कितनी ऐसी सेल है जिनमें 40 से अधिक नंबर है, जिनमें 40 से अधिक नंबर हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन 40। तो उसके लिए आप दोस्तों काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। आप काउंट तो करना चाहते हो, पर काउंट आप किसको करोगे मित्रों? काउंट इफ ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर इफ वाली कंडीशन लग जाएगी। तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप हैं? मित्रों, एमएस एक्सेल में अगर आपको नया चार्ट बनाना है तो आप सिलेक्ट करेंगे डेटा को, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहां से चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे करके आप नया चार्ट एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर है? मतलब आप पावर पॉइंट चला रहे हैं, ध्यान से सुनना बात को, पावर पॉइंट में केवल आप इस स्लाइड का एनिमेशन चेक करना चाहते हो कि इसमें एनिमेशन कैसे काम कर रहे हैं, तो आप स्लाइड का प्रीव्यू करेंगे। क्या करेंगे मित्रों? स्लाइड का प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू यानी उसको जांचना, पहले व्यू देखना कि कैसा वो चल रहा है। पांचवा प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें। मतलब आप क्या करेंगे आवाज डालने के लिए? स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें? नहीं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड को शो करें? नहीं। इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाएं, वहां से ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें? बिल्कुल सही है मित्रों। अगर आप पावर पॉइंट में कोई आवाज वाला ऑडियो डालना चाहते हो तो आप इंसर्ट में जाओ, वहां पर ऑडियो नाम का एक ऑप्शन है, उसमें साउंड फाइल को सिलेक्ट कर लें, वो इंसर्ट हो जाएगी, फिर वो चल जाएगी। छठा प्रश्न है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। अर्थात आप इनमें से किसका प्रयोग करके अपने ई टिकट के आरक्षण की, रिजर्वेशन की स्थिति जान सकते हो? मतलब आपने ट्रेन का टिकट बुक कराया, आप कहीं पे जा रहे हैं, अब आपको ये जांच करना है कि मेरी स्टेटस क्या है, सीट की कौन सा नंबर है, ट्रेन कहाँ तक पहुंची, ट्रेन में बोगी नंबर कितना है, सीट नंबर कितना है, सारी बातें जाननी हो तो आप उसमें पीएनआर का इस्तेमाल करेंगे मित्रों। किसका इस्तेमाल करेंगे? पीएनआर का। अब आप बोलेंगे सर पीएनआर क्या होता है? पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, अर्थात यात्री के नाम का रिकॉर्ड। पैसेंजर यानी यात्री, नाम यानी नेम, और आर यानी रिकॉर्ड, ठीक है। अगला सातवां प्रश्न है, इनमें से अमान्य ईमेल एड्रेस कौन सा है? ऐसा ईमेल एड्रेस जो अमान्य है। दोस्तों, ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। देखो, दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यूजर नेम, पहले आता है, और बाद का होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम, अब ध्यान रखना, यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है, पर डोमेन नेम में क्या होता है? डोमेन नेम में कुछ भी लिख के, जैसे abc.com.in.edu कुछ भी हो सकता है, ऐसा पूरा आना चाहिए, है ना। जैसे abc.com, जैसे gmail.com, ymail.com, है ना, कुछ भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना ऐसा आना चाहिए। जिसमें ये पूरा नहीं होगा वो यानी ईमेल एड्रेस गलत है, और एट द रेट का चिन्ह होना ही चाहिए और यूजर नेम आगे होना चाहिए। तो देखो, इसमें यूजर नेम है, एट द रेट है, पर याहू ये केवल .com नहीं है, यानी ये गलत है। दूसरा, माई नेम @gmail.com सही है, योर नेम @gov.in ये भी सही है,
gmail@redipmail.com, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा रहेगा? ईमेल एड्रेस कौन सा अमान्य है, गलत कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसमें गलत जो है वो है ऑप्शन ए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें याहू के बाद में .com नहीं है। अगला प्रश्न है MOOC किसका उदाहरण है, या फिर इनमें से MOOC का उदाहरण कौन सा है? मित्रों MOOC एक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है, और इसका सही उदाहरण यहाँ पर जो है वो है दोस्तों एडेक्स। एडेक्स ऑनलाइन शिक्षा का एक पोर्टल है। आगे चलते हैं। एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। यानी आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर में चलता है और सर्वर से संपर्क करने का कार्य करता है, बाहर का जो सर्वर होता है उससे संपर्क करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और आप इसकी सहायता से जो है फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इसे हम कहते हैं ब्राउजर, वेब ब्राउजर, अर्थात किसका उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो, बाहर के सर्वर से संपर्क कर सकते हो, वो वेब ब्राउजर होता है। 10वां प्रश्न है जीमेल में कंपोज पर क्लिक करें। मतलब जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? मित्रों जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके हम नया ईमेल संदेश लिख सकते हैं। तो यहां पर सही जवाब होगा आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, ये इसका सही जवाब है। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है? इनमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस वे होते हैं जिनका प्रयोग करके आप कंप्यूटर के स्क्रीन के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हो, उनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ऐसा तो माउस हो गया ना दोस्तों, तो माउस के अलावा कौन कौन से हैं? ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस तो आप जानते ही हो, टच पैड जो लैपटॉप में माउस होता है ना जिसको उंगली से हम चलाते हैं वो टच पैड कहलाता है, और वैसे ही एक ट्रैक बॉल भी आता है माउस के आकार का, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऐसे करके इसका सही जवाब पॉइंटिंग डिवाइस का हो गया ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो MS वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन या बुकमार्क और हाइपरलिंक। दोस्तों प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है ये पावर पॉइंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। बाकी क्लिप आर्ट, हेडर फुटर और बुकमार्क, हाइपरलिंक ये तो MS वर्ड में होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प कौन सा है? अर्थात इंटरनेट की गति को मापने की इकाई कौन सी है? BPS, KBPS, GBPS या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। इंटरनेट की गति को मापने की इकाई यहाँ पर BPS भी होती है, KBPS भी हो सकती है, GBPS भी हो सकती है, तो सभी सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? यानी आप इन चार में से सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कहां पर कर सकते हो? सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कहां पर किया जा सकता है? मित्रों CD में नहीं कर सकते, CD सबसे छोटी होती है, उसके बाद DVD उससे थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें भी ज्यादा नहीं हो गया। ब्लू रे डिस्क में, दोस्तों ब्लू रे डिस्क में आप इन सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ब्लू रे डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी 500 GB होती है। कितनी? 500 GB। जबकि DVD की तो 17 GB मैक्सिमम होती है, और CD की तो 650 MB होती है, इनकी GB और इनकी GB। तो सबसे ज्यादा GB किसमें हो गया? ब्लू रे डिस्क में 500 GB। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। अगला देखो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के काम में आता है? मित्रों कल भी मैंने बताया था आपको कि PDF फाइलें देखने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एडोब रीडर। क्या नाम है मित्रों? एडोब रीडर। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। यानी आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का यूज करना चाहो तो इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? मित्रों सोशल मीडिया कौन कौन सी वेबसाइट से यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है आपसे। दोस्तों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये नहीं है, यूट्यूब, गूगल, आउटलुक, ठीक है, ये भी नहीं है। आगे चलते फेसबुक, इंस्टा और गूगल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस, ये तीनों ही क्या है मित्रों? तीनों ही सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को कहां पर प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों अधिकांश वाले वेब ब्राउजर जो होते हैं वो URL को कहां पर प्रदर्शित करते हैं? URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखो ये एक आपकी विंडो है, अब इसमें यहाँ पर एक पट्टी होती है ये वाली, ऐसी, ये एक सीधी पट्टी हो गई ऊपर वाली, ये जिसमें ऐसा कलर होता है पूरा, कोई सा भी कलर हो सकता है, और उसके नीचे एक अच्छी पट्टी होती है जिसमें ऐसा लिखा होता है www. जो भी वेबसाइट है website.com ऐसा लिखा होता है। तो ये URL होता है, और ये URL इस जगह दिखाई देता है ना ब्राउजर में, दोस्तों इसको एड्रेस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस बार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी।
मतलब यूआरएल क्या होता है, अब आप ऐसे याद करो, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस को कहां पर दिखाएंगे, एड्रेस बार में ही तो दिखाएंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। अगला देखो 18वां प्रश्न, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो और इसके बाद आने वाले दोनों वीडियो पार्ट 2 और 3 अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपकी एग्जाम में अच्छी परसेंटेज बन जाएंगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। पहला प्रश्न, इनपुट डिवाइस कौन सा है मित्रों, इनपुट डिवाइस जो है वो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये तीनों हैं। आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, और स्टोरेज है हार्ड डिस्क। तो यहां पर पहले में आंसर रहेगा पी, दूसरे में रहेगा आपका दोस्तों आर, और तीसरे में रहेगा क्यू, पी आर क्यू। तो यहां पर देखो पी आर क्यू, ऑप्शन डी में आंसर है पी आर क्यू, ये इसका सही आंसर रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे समझ जाना कि क्या पूछना चाह रहा है। 19वां प्रश्न है, और ध्यान रखना कई बार तो दोस्तों हूबहू जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ सेम प्रश्न और सेम चारों ऑप्शन भी मिल जाते हैं। कई बार तो बच्चे कहते हैं कि सर जो एग्जामिनर है वो पता नहीं पेपर भी आपके यहाँ से वीडियो देख के ही बनाता है क्या, क्योंकि सेम ऑप्शन भी मिल जाते हैं, उनको ऐसा लगता है। पर ऐसा कुछ नहीं कि पेपर वो यहाँ से देख के बनाता है, ये हमारी टीम की प्रतिभा है कि वो अनुभव के आधार पर ऐसा प्रश्न बनाती है और वहां पर वो मिल जाता है। 19वां प्रश्न है, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू उपयोग करके उसका प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। मित्रों अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रक्रियाएं चल रही हो, एक साथ एक से अधिक प्रक्रिया चल रही हो, तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं दोस्तों, मल्टीटास्किंग। एक से ज्यादा काम कर रहे हो तो काम को अंग्रेजी में टास्क कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। और अगर कहीं पे बोला जाए कि एक से ज्यादा प्रोसेसर किसी कंप्यूटर में लगे हो तो वो होगा मल्टी प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग, यानी कंप्यूटर में एक से ज्यादा कार्य एक साथ करना। मल्टी प्रोसेसिंग में यानी एक कंप्यूटर एक सीपीयू में एक से ज्यादा सीपीयू एक साथ लगे होना, प्रोसेसर एक साथ लगे होना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। 20वां देखो, राजमेघ क्या है मित्रों, राजमेघ राजस्थान राज्य डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है। दूसरा राजस्थान का जीआईएसएस है, तीसरा राजस्थान का क्लाउड है, और चौथा है राजस्थान नेटवर्क है। मित्रों आप सबको एक बात याद रखनी कि मेघ यानी क्या होता है, अंग्रेजी में मेघ, मेघ को क्या कहते हैं, तो मेघ को हिंदी में बादल कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड। तो इसका सही जवाब रहेगा राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज है, राजमेघ राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज है, ऑप्शन सी सही जवाब है। एक प्रोग्राम है, अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ठीक है, ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है, कौन सा है मित्रों, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर और अंदर के जो है डिवाइस है उनको चलाने का कार्य करता है, उपकरणों को चलाता है, उपकरण को अंग्रेजी में डिवाइस कहते हैं। तो डिवाइस को चलाता है, तो चलाने, जैसे गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं मित्रों, आप बोलोगे सर ड्राइवर, तो डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर। जैसे कार चलाने वाला कार ड्राइवर है, तो डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वां, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा का ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते, यानी आप ई मित्र पर इनमें से कौन सी सेवा का लाभ नहीं ले सकते। बिजली का बिल भुगतान कर सकते हो, पानी के बिल का भी भुगतान कर सकते हो, बोनाफाइड यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हो, पर मोबाइल के बीच फाइलें शेयर थोड़ी ना कर सकते हो। आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल भेजनी है तो आप ई मित्र पे थोड़ी जाओगे, वो तो आप घर पे ही कर लोगे। अगला है 23वां, खालिस्तान का उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर एक फाइल है और ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है, आप इससे इसके बीच में कोई फाइलों को लेन देन करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों, ब्लूटूथ का, गूगल मैप का, राजस्थान संपर्क का, गूगल ग्लास का। आप सबको मालूम है कि हम ब्लूटूथ से फाइलों को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर। 24वां प्रश्न है, कॉम्बिनेशन कुंजी क्या है मित्रों, एक कॉम्बिनेशन कुंजी क्या है, ध्यान से सुनो। कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है संयोजन कुंजी, हिंदी में कहते हैं संयोजन कुंजी। तो कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है जो दूसरों के साथ काम में आती है, मतलब दूसरे बटन के साथ कार्य करती है, अकेली कोई काम नहीं करती। तो ऐसे बटन होते हैं दोस्तों ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। आप ओनली शिफ्ट दबाओगे तो आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा, ओनली कंट्रोल से भी कुछ नहीं होगा और ओनली ऑल्ट से भी कुछ नहीं होगा। पर अगर आप किसी अन्य बटन के साथ दबाते हो, जैसे कंट्रोल ए दबाओगे
तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव हो जाएगा। तो आप इसको दूसरे बटन के साथ यूज करते हो, इसको संयोजन कुंजी यानी कॉम्बिनेशन की कहते हैं। चॉइस में बी सही जवाब रहेगा। एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है? सबको मालूम है जूम स्लाइडर जूम करने के काम में आता है, जूम साइज को बढ़ाने और कम करने के काम में आता है। तो सही जवाब रहेगा इसका व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए। बिल्कुल सही है। व्यूइंग एरिया जो है, जो इलाका आप देख पा रहे हैं, उसको बड़ा या छोटा करके दिखाने का कार्य करता है। 26वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड का उपयोग क्या है? मित्रों फ्रीज पैन पता है क्या होता है? फ्रीज, फ्रीज यानी क्या होता है? जमाना। जमाना यानी दुनिया वाला जमाना नहीं, जमा देना, किसी चीज को जमा देना। आप फ्रीज में बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? जम जाओगे, बर्फ जम जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, तो वैसे फ्रीज का मतलब होता है जमाना, और फ्रीज पैन यानी ये उस फ्रीज से इसका तात्पर्य नहीं है। बस आपको यहां पर क्या याद रखना कि फ्रीज यानी होता है जमा देना, एक जगह जमा देना। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में क्या काम में आता है? एमएस एक्सेल की आप ऐसी सीट देखते हो, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, भूलोगे नहीं जिंदगी में और आपके काम भी आएगा। ऐसे इसमें कुछ रो होती हैं, रो होती है ना। अब आप इधर एक स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल वाला, जिससे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो नहीं, इधर से ऐसे स्क्रॉल करते हो तो ये ऊपर नीचे जाता है। आप चाहते हो कि मैं जब स्क्रॉल करूं तो ये पहली वाली जो रो है, फर्स्ट रो, ये वाली, ये स्क्रॉल नहीं हो, बाकी सारी स्क्रॉल हो जाए। यानी मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं या चाहती हूं, पहली वाली रो को। तो इसके लिए दोस्तों आप, या फिर आप ऐसे कॉलम्स होते हैं, इस प्रकार के कॉलम होते हैं, आप चाहते हो कि ये वाला पहला कॉलम भी यहाँ पर फ्रीज हो जाए। तो इनके लिए यानी जमाना है, एक रो या कॉलम को यहीं पे रोक देना है, उसको हम कहते हैं दोस्तों फ्रीज पैन। तो ये क्या करता है? रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल नहीं हो, इसके लिए काम आता है फ्रीज पैन। अगर आपने प्रश्न समझ लिया और नहीं समझा तो एक बार दोबारा इस प्रश्न को बैक लेके सुन लो, गारंटी देता हूं ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, तो आप भूलोगे नहीं अगर इसको वापस से सुन लिया तो। 27वां प्रश्न है, मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में खालिस्तान सेल B1, B2, B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में न्यूनतम आपको संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों न्यूनतम के लिए हम मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, बराबर MIN ब्रैकेट ओपन B1 कोलन B3, इतना भी हो सकता है। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला 28वां है, स्क्रीन लॉक विकल्प में कुछ नो डॉट की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का प्रयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस का अनलॉक करती है। मतलब आपके मोबाइल फोन में एक लॉक होता है जिसमें ऐसे बिंदु बिंदु आपको दिखते हैं, ये वाले। अब आप इसको ऐसे लॉक खोलते हो, ऐसे 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 करके खोलते हो ना, ऐसे करके पैटर्न बनाते हो। ये वाला लॉक कौन सा है मित्रों? ये पैटर्न लॉक है। कौन सा लॉक है? पैटर्न है, सबको मालूम है ये। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आपको जवाब भी देना है कि इन 35 में से कितने % सही हुए कमेंट में, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आप राजस्थान में कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना, और कितने % सही है। 2 प्रश्नों का जवाब देना है, एक ही कमेंट कर देना भले। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मित्रों मोबाइल वॉलेट SBI बडी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल ऐप नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ईमेल फोल्डर्स में नहीं होता? देखो सेंट मेल होता है, रिसीव मेल नहीं होता। रिसीव मेल की जगह कौन सा होता है दोस्तों? इनबॉक्स होता है, पता है ना आपको। इनबॉक्स यानी प्राप्त ईमेल, तो रिसीव मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां। ट्रेस होता है, स्पैम होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 31वां है, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? आपको दोस्तों नेटवर्क का कनेक्शन सेट करना है, नेटवर्क का कनेक्शन। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन बी, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। 32वां है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है? अर्थात जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने का कार्य करता है, दूसरी बात अन्य सॉफ्टवेयर भी तभी चलेंगे जब उसमें आपके कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर होगा। ध्यान से सुनो, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को तो चलाता ही है, साथ में दूसरे सॉफ्टवेयर भी तभी काम करेंगे जब आपके कंप्यूटर में वो वाला सॉफ्टवेयर होगा। अब वो वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। वो वाला सॉफ्टवेयर जो है मित्रों, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 32वां, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? यानी भारत के एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या गुरुजी? एनपीसीआई कहां से आ गया, क्या है ये? तो मैं बताना चाहूंगा मित्रों, एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये क्या है? एक ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन पेमेंट को संभालती है, यानी डिजिटल पेमेंट जो इंडिया में चल रहा है ना, उसको मैनेज करने वाली संस्था है। उसके लिए जो नई नई नीतियां आती हैं, नए नए प्रोडक्ट या नई नई जो है प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य करती है, जिसमें एक तो आपका रुपे कार्ड है ना, एक आपकी पोस्ट मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, एटीएम कार्ड, उसमें स्वाइप करके आप उसमें से पैसे निकाल पेमेंट करते हो, ऐसे ऐसी मशीन होती है, पेट्रोल पंप पर देखी होगी, इधर से स्वाइप कर सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं, ये पोस्ट मशीन होती है। ये एक यूपीआई आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सब चीजें एनपीसीआई ने बनाई है मित्रों, हमारे देश ने बनाई है एनपीसीआई ने। तो ये यहाँ पर कौन सा सही जवाब है इसका? रुपे कार्ड। रुपे कार्ड जो है ना, एक एटीएम कार्ड है, वो भी भारत में बनाया है, एनपीसीआई ने बनाया है। 34वां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? यानी डुप्लीकेट स्लाइड की कौन सी शॉर्टकट की है? डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है मित्रों Ctrl+D। डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस में नहीं है, यानी गलत है, यहाँ पर इसको Ctrl+D कर देता हूं मैं, ये ऐसे है ना, Ctrl+D, ठीक है ना। तो ऑप्शन याद रखना, Ctrl+D इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखो 35वां, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार से प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस की खालिस्तान द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये प्रश्न बताऊं उससे पहले ध्यान से सुनो। सभी रेगुलर वैकेंसी गुरु से टेस्ट दो, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर टेस्ट देना आपको, ठीक है ना। कैसे दोगे? गूगल में जाओ, गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु, उसमें ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है, वहां से जाके टेस्ट दो और आपकी तैयारी का पता करो, हमारी तैयारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो और पढ़ने की आवश्यकता है, और सही हो रही है तो मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके ये बताना 35 में से कितने % आपके सही हुए, कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। 35वां प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में दोस्तों मान लो A1 से लेकर और A10 तक आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इनको पृथक करना चाहते हो सेल एड्रेस को, यानी A1, A3, A5 ऐसे आप अलग अलग सेल एड्रेस लिखना चाहते हो, तो आप बीच में कोमा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कोमा, ठीक है ना। और अगर आप A1 और ऐसे कोलन का चिन्ह लगा के A10 लिखते हो, उसका मतलब होता है A1 से A10। यहाँ पर A1 और A3 और A10 तीन ही सेल हुए, और यहाँ पर 2 में ही सारे सेल 10 हो गए। तो यहाँ पर पृथक करने का काम होता है कोमा का, अलग करने का काम होता है कोमा का, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कोमा। याद रखना एमएस एक्सेल में कभी भी पृथक आ जाए, पृथक यानी अलग करना, पृथक, तो आप याद रखना कोमा पृथक करता है, हमेशा अलग करता है। जैसे मैं लिखूं राम और श्याम, ठीक है, ऐसा, तो कि अलग हो गया ना, राम और श्याम को अलग अलग कर रहा है, ठीक है ना। जैसे 1 और 5 ऐसे लिखा हो तो 1 अलग है 5 अलग है, और मैं लिखूं 1 यहां पर, और यहां पर ये माइनस का चिन्ह लगाऊं, लिखूं 5, तो आप लिखोगे 1 से 5, ये से हो गया ना ये। तो एमएस एक्सेल में ये से की जगह यूज होता है ये वाला चिन्ह, कोलन का चिन्ह, ठीक है, और अलग करने के लिए कोमा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 35 में से कितने % सही है कमेंट करके बताएं। आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।